नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और यह यूपी पीसीएस 2021 को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। यूपी पीसीएस 2021 के लिए लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है। और यह जो भी टेस्ट सीरीज है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जिनको भी यूपी पीसीएस 2021 का संपूर्ण सारवित रामबाण मटेरियल चाहिए, पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में हर सब्जेक्ट का पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। जिनको भी चाहिए वह आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो भी मटेरियल है दोस्तों वो चार्जेबल है। यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स के लिए भी मटेरियल मिल जाएगा और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए मटेरियल मिल जाएगा। आपको हर तरह के मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, लेकिन वह चार्जेबल है और जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज जो भी चल रही है, और अगर इस सीरीज़ को फॉलो करना है आप लोग को तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसी वीडियो आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर यूपी पीसीएस 2021 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी वीडियो क्रम से आपको मिल जाएंगे। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और यह तीसरी सीरीज है, टेस्ट संख्या 3 है दोस्तों, और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आइए देखते हैं। यह सभी मीडियल हिस्ट्री के प्रश्न हैं। मीडियल हिस्ट्री के कुल 15 प्रश्न हैं। 15 प्रश्नों की सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। 18वीं शताब्दी में हुए युद्धों के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन करिए। तो 18वीं सदी में जो युद्ध हुआ था उसका सही कालानुक्रम क्या है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसमें विकल्प डी जो है वह आपका सही है। अंबूर का युद्ध जो हुआ था यह आपका 1749 में हुआ था। 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह 1764 में हुआ था। तो इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। इस तरह से यही क्रम है, मतलब विकल्प डी जो है वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। चोल वंश निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी। चोल वंश की जो राजधानी थी तंजाउर थी, तंजाउर। तो यहाँ पर यह देखना है, बताना है आपको कि चोल वंश जो था किसके समय में, किसके शासनकाल में, किस वंश के मतलब किस चोल वंश के शासक के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था चोल वंश। तो राजेंद्र चोल प्रथम के समय में चोल वंश जो था अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था। तो विकल्प बी जो है सही है। राजेंद्र प्रथम के समय में राजेंद्र चोल ने पूरे के पूरे श्रीलंका द्वीप पर पूरा का पूरा अधिकार कर लिया था राजेंद्र चोल के समय में। और उन्होंने पश्चिम में भी उन्होंने आक्रमण किया था। और मैंने पश्चिम नहीं, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में, और पूरे बंगाल को जीत लिया था। पूरे गंगा के जो भी क्षेत्र हैं उसने राजेंद्र चोल ने जीत लिया था। और गंगेय कोड की उपाधि धारण की थी, गंगेय कोड की उपाधि धारण की थी। और चोल गंगम नामक एक जलाशय की भी स्थापना किया था। तो राजेंद्र चोल प्रथम जो है वो सही है, मतलब विकल्प बी जो है वो सही है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1739 में प्रसिद्ध करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो करनाल का युद्ध जो हुआ था फरवरी मार्च में हुआ था। फरवरी मार्च 1739, मतलब 16 फरवरी 1739 से यह शुरू हुआ था और 21 मार्च 1739 तक चला था। तो यह आप रखिएगा, 21 मार्च 1739 तक यह युद्ध चला था, करनाल का युद्ध। तो यह किसके बीच लड़ा गया था। तो यह नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया था। विकल्प सी जो है वह आपका सही है, विकल्प सी। नादिर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 4 देखिएगा। राजपूताना के किस राजवंश ने कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो कन्नौज राज्य पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। वह जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में। तो किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट में सिर्फ प्रतिहार दिया हुआ। तो गुर्जर प्रतिहार, मतलब विकल्प बी जो है वो सही है। और प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में जब कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हुआ था तो विजय भी प्रतिहारों को ही मिली थी। प्रतिहारों ने अंत में विजय प्राप्त की थी। तो विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 5 देखिएगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी। देखिए, मनसब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। मनसब का मतलब होता है पद, ध्यान रखिएगा, पद। तो यह मनसबदारी पद्धति जो है वह क्यों शुरू की गई थी मध्यकाल में, मतलब अकबर के समय में।
तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली जो शुरू की थी, सेना में भर्ती होने की सुविधा, मनसबदारी देकर सेना में भर्ती हो जाते थे लोग। विकल्प बी जो है वो सही है। मतलब मनसबदारी व्यवस्था, अगर किसी को मनसब बना दिया जाता था बादशाह के द्वारा, तो उसको सैनिकों की व्यवस्था करनी होती थी, सैनिकों की व्यवस्था करते थे और उस सैनिक की व्यवस्था के लिए राज्य उन्हें जागीर भी देता था। तो सेना में भर्ती होने की सुविधा, मतलब विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, जवाबित क्या है? 4 विकल्प हैं आप लोग के सामने। तो जवाबित जो है वह धर्मनिरपेक्ष कानून है। जवाबित जो है वो धर्मनिरपेक्ष कानून है, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुगल सम्राटों का कालानुक्रम सही है? तो किसमें सही है? तो देखिए यहाँ पर इसमें विकल्प बी जो है वह सही है। हुमायूं का लड़का था, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का था शाहजहां। विकल्प बी जो है सही है। सबसे पहले शासक कौन बनता है? सबसे पहले शासक बनता है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बनता है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियाह, फिर रफ़ी-उद-दर्जा, फिर रफ़ी-उद-दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला बनता है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय और फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर। तो यह इतना बड़ा क्रम है। कभी कभी उत्तरवर्ती शासकों का भी क्रम पूछ लेता है, तो यह ध्यान में रखिएगा। लेकिन हालांकि इसमें आपका बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ये सही है। तो विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, मराठा शासन में सरदेशमुखी एक थी। सरदेशमुखी क्या थी? चौथ और सरदेशमुखी आप जानते हैं। तो मराठा काल में चौथ और सरदेशमुखी जो था एक प्रकार का कर था। तो राजस्व पर लगाया गया कर, मतलब विकल्प सी जो है वो सही है। राजस्व पर लगाया गया कर। जो चौथ होता था वह 1/4 वसूला जाता था और जो सरदेशमुखी होता था वह 1/10 वसूला जाता था। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 9 देखिएगा, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? विजयनगर राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया था? राम, विष्णु, विठोबा या विरूपाक्ष? विजयनगर राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो विरूपाक्ष के नाम पर शासन किया था। विकल्प डी जो है वो सही है। विजयनगर के राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया था? विरूपाक्ष के नाम पर शासन किया था। और कृष्णा नदी के दक्षिण में जो भी क्षेत्र थे वह विरूपाक्ष देवता को समर्पित किए गए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 10 देखिएगा, काकतीय राजवंश ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? वारंगल के काकतीयों ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? तो वारंगल के काकतीयों ने गोलकुंडा किला का निर्माण किया था। गोलकुंडा के किला का निर्माण किया था। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्ति संत होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था अलवार। देखिए, जो वैष्णव संत होते थे उन्हें अलवार कहा जाता था और जो शैव संत होते थे उन्हें नैनार कहा जाता था। नैनार। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नैनार होना चाहिए, नैनमार लिखा है, नैनार होना चाहिए, नैनार। तो देखिए, जो वैष्णव संत होते थे उन्हें अलवार कहते थे और जो शैव संत होते थे उन्हें नैनार कहते थे। वैष्णव अलवार संतों की जो संख्या थी वह 12 थी और नैनार संतों की जो संख्या थी 63 थी। प्रश्न 12 देखिएगा, अकबर के शासनकाल के दौरान इबादत खाने का इस्तेमाल इस रूप में किया गया था। इबादत खाना अकबर ने बनवाया था 1575 में। और क्यों बनवाया था, क्या होता था इबादत खाने में? तो यह देखिए, धार्मिक बहसों के लिए स्थान था। इबादत खाना जो था धार्मिक बहसों के लिए स्थान था। विकल्प बी। विभिन्न धर्म के जो धर्मावलंबी थे, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो या फिर पारसी आदि धर्म के लोग हों, जैन हो, बौद्ध हो, सबके साथ अकबर बैठकर धार्मिक बहस करता था, धार्मिक चर्चा परिचर्चा करता था। तो विकल्प बी जो है वो सही है। इबादत खाने की स्थापना जो हुई थी 1575 में हुई थी। मजहर की स्थापना अकबर ने कब किया था? तो 1579 में किया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? तो 1583। और दीन इलाही संवत की नहीं, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में और इलाही संवत की स्थापना जो किया था वो 1583 में किया था। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 13 देखिएगा, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ क्या है? खानकाह क्या होता था? खानकाह जो होता था एक प्रकार का जो होता था वह सूफियों के रहने का स्थान, मतलब एक धर्मशाला था जो जहाँ सूफी भी रहते थे और सूफियों के जो शिष्य आदि होते थे वह भी रहते थे। तो एक धर्मशाला। विकल्प सी। हालांकि यहाँ पर रहना चाहिए सूफियों के रहने का स्थान, खानकाह का मतलब होता है। विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो था यह एक यात्री था और यह मोरक्को से आया था। मोरक्को जो है अफ्रीका महाद्वीप में है।
अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। और किसके समय में आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी बनाया था इब्न बतूता को। और बाद में इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वह मोरक्को से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। प्रश्न 15 देखिएगा, प्रसिद्ध अरबी पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो किताबुल हिंद के लेखक जो है वह आपका अल-बरूनी है, अल-बरूनी। तो विकल्प बी जो है वो सही है, किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी है। और किताबुल हिंद को तहकीके हिंद भी बोलते हैं, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी है। अल-बरूनी कहाँ का यात्री था? अल-बरूनी कहाँ से आया था? तो अल-बरूनी जो था उज्बेकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। और किसके समय में यह यात्रा किया था? तो यह मोहम्मद गजनवी के समय में आया था, गजनवी के समय में आया था। और इसे पहला मानव विज्ञानी माना जाता है, यानी इंडोलॉजी का जनक भी कहते हैं। इंडोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं अल-बरूनी को। और इसे पहला मानव विज्ञानी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और यूपी पीसीएस 2021 की जो टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल रही है उसे लगातार फॉलो करिए, लगातार देखिए। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। अगर आपको यूपी पीसीएस 2021 या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए, मतलब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या यूपी पीसीएस 2021 का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, हैंड रिटेड नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, लेक्चर्स वीडियो चाहिए, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है वो चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। बाकी लोग हमारी वीडियो को फॉलो करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, यूपी से 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगातार सीरीज आप लोग को प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। और 13 जून को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है, तो इस बार बहुत ही बेहतरीन ढंग से मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को।